शोभा अपनी बहू पीहू और बेटे राजन के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, जहां उसने काफी सारे थैले पकड़े थे और वो अपनी बहू पीहू से बोलती है। बहू, अब तक तेरी शॉपिंग नहीं हुई क्या? अरे टाइम देख रही है। माँ जी थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी और सामान लेना है। जैसे ही सब सामान ले लूंगी तब चलते हैं ना हम घर। वैसे आज तो खाना भी हम बाहर से ही खाने वाले हैं ना। राजन बेटा, यूं ही चलता रहा तो तेरी ये बीवी हमें सच में बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? ये सब आपके कारण हुआ है। अगर उस दिन आप शोभा बड़े ही चाव से अपने बेटे राजन की शादी करवाने के बाद अपनी नई नवेली बहू पीहू का गृह प्रवेश करवाने के लिए चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखते हुए बोलती है। अरे बहू, इस कलश पर बहुत आराम से पैर मारकर अंदर आ और ध्यान रखियो चावल पर पैर ना जाए। ठीक है माँ जी। शोभा उसके गिराए कलश को उठाकर नीचे गिरे चावल को वापस कलश में डालते हुए बोलती है। बहू, पता है चावल कितने महंगे हैं? ऐसे क्यों बर्बाद करे? कल की खाने में बनाने की काम आएंगे। जी माँ जी। हे भगवान, आज तक तो सुना था ये बनिए कंजूस होते हैं, आज देख भी लिया। जाओ, अब तुम दोनों आराम करो अपने कमरे में जाकर। पीहू राजन के साथ अपने कमरे में आराम करने लग जाती है। कुछ देर में शोभा एक दूध ग्लास कर लेकर उसके कमरे में आती है। ये देखकर राजन अपनी माँ से बोलता है। माँ, एक गिलास ही? आप हम दोनों के लिए 2 गिलास नहीं लाई क्या? बेटा, वो बहुएं थोड़ी पीती हैं दूध, बाकी अगर बहू को पीना हुआ तो अपने में से दे दियो। माँ यार, कितना पैसा बचाओगी? अरे हद होती है, दूध तो 1 गिलास दे ही सकती हो ना। चुप रह नालायक, पैसा का पेड़ पर उगता है और दूध पता है कितने रुपए लीटर है? हाँ, चुपचाप एक ही गिलास से पी लो। अच्छा ठीक है, अब जाओ आप यहाँ से। ये लोग इतने तो गरीब नहीं है। पापा ने भी बताया था, इनका काम काफी अच्छा चल रहा है और फैला हुआ है। इन्हें जब किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो इन्हें इतनी कंजूसी क्यों करनी? मेरे घर वालों को भी ये बनिया फैमिली ही मिली थी क्या? वो ना, तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में ना बहुत गरीबी देखी है, जिसके कारण वो थोड़ी बहुत कंजूसी करती है। हाँ, बनियों ने भी कभी गरीबी देखी है? तुम लोगों के तो खून में ही कंजूसी है। पर अब तो मैं इसी खानदान की बहू हूँ, एक बनिया। पर मैं ऐसे नहीं होंगी। पीहू नाश्ते में काफी कुछ बनाती है। कुछ देर में जब शोभा और राजन नाश्ते की टेबल पर आते हैं तो इतना खाना देखकर शोभा को तो मानो हार्ट अटैक आने वाला होता है और वो अपनी बहू से बोलती है। बहू, घर में कोई आने वाला है क्या? नहीं तो माँ जी। क्यों? तो इतना खाना क्यों बनाया? अरे पूरे महीने में भी हम इतना राशन इस्तेमाल नहीं करते जितना तूने सिर्फ एक समय के नाश्ते में कर लिया। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने सब तरह का थोड़ा थोड़ा खाना बना लिया। अरे तेरी पहली रसोई है, आखिरी नहीं। अब से ध्यान रखियो, इतना खाना मत बनाइयो। ये खाना अब 1 हफ्ता चलाना पड़ेगा। 1 हफ्ते? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। बहू, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, हम थोड़ी बचत करते हैं। आज पैसे हैं, कल ना रहे तब क्या करेंगे? तो इसीलिए। इसे बचत नहीं, कंजूसी कहते हैं। ये लोग तो पानी भी नाप नाप कर पीते होंगे कि कहीं पानी ना खत्म हो जाए। भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हो मेरा। राजन को भी अपनी माँ की हरकतों के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन वो अपनी माँ और बीवी के बीच पिसना नहीं चाहता था। कुछ देर में पीहू अपनी सास के पास जाकर बोलती है। माँ जी, मुझे पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है। पर बहू, तेरी शादी पर तो तूने शॉपिंग की ही होगी ना? माँ जी, शादी की शॉपिंग मेरे माँ बाबा ने करवाई थी। आपका भी तो फर्ज है नई बहू को शॉपिंग करवाने का। मैं तो फिर भी आपको साथ आने का कष्ट नहीं दे रही हूँ, बस पैसे दे दो। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 50,000। हे भगवान, बहू शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही है या मेरी अर्थी के लिए पैसे मांग रही है? अगर मना कर दिया देने से तो ये मुझे कंजूस बोलेगी। नई नई आई है, क्या करूँ, दे देती हूँ। इज्जत बचा लेती हूँ आज मैं अपनी। पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे। क्या हुआ माँ जी? बहू ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, लेकिन तू भी जरा ध्यान से खर्च करियो। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ठीक है माँ जी। पीहू महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती है और अपने घर वापस आती है। बहू, क्या क्या लाई 50,000 में? माँ जी, 2 साड़ियाँ और एक नेकलेस। क्या, बस ये? अरे 50,000 में मैं आधा मॉल खरीद लाऊं। तूने बस ये 2 साड़ियाँ खरीदी है? पागल है क्या बहू? पैसों का मोल नहीं है क्या? तो माँ जी, क्वालिटी चीजें लेने में पैसा तो ज्यादा ही लगता है और मैं थोड़ी अच्छी साड़ियाँ ही पहनती हूँ। अब तू हमारे घर की बहू है,
थोड़ा पैसों को खर्चने पर लगाम लगा। माँ जी मेरे से नहीं होगा ये कंजूसी, माफ करना। और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं हर हफ्ते शॉपिंग करूंगी। पीहू इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी उसकी शॉपिंग आए दिन बढ़ती जाती है। कभी महंगी महंगी ज्वेलरी की शॉपिंग तो कभी साड़ियों की शॉपिंग। पीहू के शॉपिंग बिल्स देखकर शोभा का ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। वो उसके शॉपिंग बिल्स को हाथ में पकड़े अपने बेटे राजन के पास आकर बोलती है, बेटा यूं ही चलता रहा तेरी ये बीवी हम बनियों को बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग और इतना खर्च कौन करता है? माँ ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। अरे आपको क्या जरूरत है इतनी कंजूसी करने की? उसके सामने इतनी कंजूसी की, इतने पैसे बचाए कि वो आपका उल्टा कर रही है। मुझे नहीं पता, अपनी इस बीवी को शॉपिंग करने से रोक। बनिए की बहू इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करती। शोभा और राजन की बात सुनकर पीहू अपने मन में बोलती है, सासू माँ, आपको अपनी बहू भी बनियों जितनी कंजूस चाहिए ना। अब देखो मैं क्या जलवे दिखाती हूँ आपको। समय गुजरता है और पीहू की शॉपिंग कम हो जाती है, जिसके बाद शोभा को ये लगने लगता है कि उसकी बहू सुधर गई है और एक पक्की बनिया बन गई है। लेकिन एक शाम पीहू शोभा के पास आकर बोलती है, माँ जी मार्केट से सब्जी की शॉपिंग करनी है, पैसे दे दो। बहू तू सब्जियां भी कहीं महंगी महंगी मत उठा लियो। अरे माँ जी नहीं नहीं, आप कम पैसे दो और सामान की लिस्ट दो, देखो फिर मैं कैसे उसमें ही सारा सामान लेके आती हूँ। शोभा पीहू को सामान की लिस्ट के साथ पैसे देती है, जिसके बाद पीहू मार्केट जाकर बड़े ही मोल भाव करके सब्जियां खरीदती है। लेकिन सास के दिए पैसों से वो भी एक सब्जी और धनिया लेना बाकी रह जाता है और उसके पास केवल 40 रुपए बचते हैं। इसलिए वो एक सब्जी के लिए बहस करते हुए सब्जी वाले से बोलती है, देखो ये बैगन 40 रुपए के दे दो और इसके साथ धनिया फ्री देना। नहीं नहीं मैडम, आप माफ कीजिएगा हमें। अरे 50 का तो बैगन आता है, 40 में देने की बात कर रही हो, ऊपर से धनिया मांग रही हो। नहीं नहीं ये नहीं होगा। अरे अरे दे दो यार, ऐसा मत करो, देखो मैं रो दूंगी। अरे मैडम क्या आप 10 रुपए के लिए कंजूसी कर रही हो? ले लो ना। ऐसे कैसे ले लूं? अरे मेरी सास मुझे कच्चा खा जाएगी, दे दो आप वरना मुझे लड़ना पड़ेगा। हे भगवान कितनी कंजूस है। अरे मैडम जी माफ कीजिएगा, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं भी यहीं तुम्हारे ठेले के सामने बैठी रहूंगी। अरे कितनी कंजूस हो, ये कोई बनिया हो क्या? हाँ हूँ मैं बनिया, अरे बनियों की बहू हूँ, सब्जी की शॉपिंग में ही सारा पैसा उड़ा दूंगी क्या? पीहू 10 रुपए के लिए सब्जी वाले के ठेले के आगे बैठ जाती है और काफी देर बाद जब पीहू घर नहीं आती तो शोभा को उसकी चिंता होने लगती है। जिसके बाद वो उसको मार्केट में देखने जाती है, जहाँ एक ठेले पर भीड़ देखकर वो वहाँ पर चली जाती है और देखती है कि उसकी बहू नीचे जमीन पर बैठी थी। ये देखकर वो बोलती है, अरे बहू यहाँ क्यों बैठी है? माँ जी 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं दे रहे। अरे मैडम जी समझाइए इनको, 40 का बैगन नहीं आएगा, इनको ऊपर से धनिया भी फ्री में चाहिए। अरे ऐसे कंजूस बहू कहाँ से लाई आप? माँ जी देख लो, आप नहीं बोला था हम बनिए फालतू पैसा नहीं देते, इसलिए जब तक ये हमें 40 रुपए के बैगन देगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। बहू क्यों हमारा जुलूस निकलवा रही है, वो भी बस 10 रुपए के लिए। अरे दे दो और चलो। नहीं माँ जी हम बनिए हैं, हमें पैदाइशी कंजूस होना चाहिए। 10 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे मेरी माँ बस कर, बनिया बनिया बोलकर पूरे मार्केट में फेमस कर रही है, उठ जा जल्दी। पहले आप कसम खाओ, अब आप मुझे शॉपिंग करने से नहीं रोकोगी और बिल्स को देखकर ये नहीं कहोगी कि ज्यादा पैसे क्यों खर्च करे। हाँ मेरी माँ नहीं बोलूंगी, अब उठ जा। पीहू अपनी बनिया सास की कंजूसी छुटाने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो जी भर के शॉपिंग करने के लिए उसे छूट मिल जाती है। और वैसे भी बनियों के पास तो बहुत पैसा होता है, बस निकलवाना आना चाहिए, जो कि पीहू को बहुत अच्छे से आया था। नेहा माला की सौतेली बहू थी। ना ही वो अपने बेटे को पसंद करती थी और ना ही अपनी बहू को। वो अपने बहू बेटे को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन रात के समय राहुल अपनी पत्नी और साली के साथ घर आता है। तभी माला उससे बोलती है, ये कौन सा टाइम होता है तुम लोगों का घर आने का? ये घर है धर्मशाला, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। माफ कीजिएगा माँ, वो नेहा के मम्मी पापा ने देरी करवा दी। नेहा उनके घर बहुत दिनों बाद गई थी, इसके कारण देर हो गई। तो फिर तुम लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वहीं अपने ससुराल में ही रह जाते, कम से कम घर में भीड़ तो कम होती। माँ ये मेरा भी तो घर है ना, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ये घर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं।
मैं तो सिर्फ तेरे बाप की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुझे यहाँ पर रख रही हूँ, वरना कभी तुझे इस घर में रहने ही नहीं देती। आंटी जी, ये क्या तरीका है अपने बेटे से बात करने का? तू कुछ बोल ही मत। तेरी बहन कम थी इस घर में बोझ के लिए, जो अब तू भी आ गई है। आपके इस कड़वे बर्ताव के कारण ही भगवान ने आपको कोई औलाद नहीं दी। अगर जीजू नहीं रहे तो आपको माँ कहने वाला भी कोई नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे ही उल्टा सीधा सुना रही है। सुना नहीं रही हूँ, बल्कि जो सच है वही बोल रही हूँ। ये तो सच है। ये तो अच्छा है कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, वरना आपके खाने में जहर देकर आपको मार जरूर देती। राखी, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। अरे वो मेरी माँ है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो उनसे? नेहा, कुछ समझाओ अपनी बहन को। देखो तो मेरी माँ को क्या कुछ कह रही है ये। तुम्हें मेरे और मेरी माँ के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के बीच में बोलने का, लेकिन आज एक बात आप भी मान लीजिए जीजू, आप चाहे कितना भी प्यार कर लें, लेकिन आपकी सौतेली माँ हमेशा आपकी सौतेली माँ ही रहेंगी। उनसे आपको कभी सगी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। राखी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राहुल और नेहा भी अपनी कमरे में चले जाते हैं, जहाँ राहुल नेहा को गुस्सा करते हुए बोलता है। देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ गलत है, लेकिन वो जैसी भी है मेरी माँ है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और कोई मेरी माँ को कुछ कहेगा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है। आज तुम्हारी बहन ने मेरी माँ को क्या कुछ नहीं कहा। ऐसा बर्ताव दोबारा करेगी तो ठीक नहीं होगा। माफ करिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ। माना कि राखी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन क्या आपकी माँ का तरीका सही था आपसे बात करने का? वो मेरी माँ है, वो मुझे सुनाए, डांटे, चाहे मारे, कोई बीच में नहीं बोल सकता। मैंने किसी को यह हक नहीं दिया है कि वो मेरे और मेरे माँ के बीच में आए। जी ठीक है, लेकिन आप हमारे भी कुछ लगते हो, और जैसे आप अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुन सकते, वैसे ही जब आपको कोई बुरा भला कहता है या आपकी बेइज्जती करता है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। बाकी मैं उसे समझा दूंगी कि आगे से वो अपने काम से काम रखे। नेहा इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन उसके ससुराल का माहौल ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहन के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, तो देखती है वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, जिसे देखकर नेहा बोलती है। राखी, मंदिर में भीड़ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है। ऐसा क्या हो रहा है मंदिर में आज? दीदी, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे इस मंदिर की कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। मुझसे ज्यादा मंदिर तो आप आती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अरे तो भड़क क्यों रही है? मैं तो बस पूछ ही रही थी। मुझसे पूछने से अच्छा है क्यों ना हम दोनों मंदिर के अंदर चलकर वहाँ के लोगों से पूछें कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। शायद तुम सही कह रही हो, चलो अंदर चलते हैं। नेहा इतना कहकर अपनी बहन के साथ मंदिर के अंदर जाती है और वहाँ के लोगों से इतनी भीड़ होने का कारण पूछती है, जिस पर वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि वहाँ कोई जाने माने साधु आने वाले हैं। उनके पास ऐसा कुछ है जिससे वो सभी के आने वाले कल के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, तब तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरी सास मेरे पति और मुझे अपना पाएगी या नहीं, मेरे पति को अपनी माँ का कभी प्यार मिलेगा या नहीं। क्या हुआ दीदी, आप क्या सोचने लगी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि क्यों ना हम लोग भी साधु से मिलकर आए। दीदी, आप सच में इन बातों पर विश्वास करती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इस साधु से मिलकर ही जाऊंगी। नेहा सभी लोगों के साथ खड़ी होकर उस साधु का इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद साधु उस मंदिर में आता है और पूजा करवाता है। सभी पूजा में मगन बैठे होते हैं। तभी अचानक से एक तेज तूफान आता है और मंदिर में भगदड़ मच जाती है। उसी बीच थाली उठाते समय नेहा के हाथों में एक किताब आ जाती है, जिसे लेकर वो घर आ जाती है। मंदिर में थाली रखने के लिए जाती है, तभी उसके हाथों से किताब नीचे गिर जाती है। किताब देखकर वो बड़ी हैरान होती है। ये किताब किसकी है? लगता है गलती से उस भागदौड़ में मेरे पास आ गई। जरा देखो तो किस चीज की किताब है ये। ये क्या लिखा है किताब में? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई वहम होगा ये जरूर। इस बात से अनजान नेहा के उसके हाथों में जो किताब लगी है वो कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई किताब है, जिसमें आगे क्या होने वाला है दिखाई देता है।
वो परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी कुछ देर बाद उसके फोन पर एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि सच में उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी राखी वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो? बोलिए ना दीदी, क्या हुआ? क्यों घबराई हुई हो आप? राखी, तेरे जीजू का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना, जीजू को हमारी जरूरत होगी। राखी नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने जीजू को बोलती है। जीजू आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ? मुझे आपके ऑफिस से फोन आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप हॉस्पिटल में हो। आप सच बताइए, आप ठीक तो हो ना? तुम बिना बात की चिंता कर रही हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ी बहुत चोट आई है। थोड़ी देर बाद नेहा और राखी राहुल को लेकर घर आ जाती है। तभी उसकी माँ माला पूछती है, ये क्या हो गया? तुम दोनों इसे टिका कर क्यों ले आ रहे हो? माँ जी, आज तो ये बाल बाल बच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इनका एक्सीडेंट हो गया था। ध्यान से गाड़ी तो चलानी ही नहीं होती है, तो एक्सीडेंट होगा ही ना। मेरी माँ ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई, तू कैसा है, कैसा फील हो रहा है तुझे, बल्कि उल्टा सुना के चली गई। पता नहीं मुझे मेरी माँ का प्यार कभी मिलेगा या नहीं। नेहा और राखी राहुल को कमरे में लेकर जाते हैं और लेटा देती है। दिन बीतता है और राहुल की हालत में काफी सुधार आ जाता है। तभी एक दिन फिर नेहा डरते हुए उस जादुई किताब को खोलती है, जिसमें लिखा होता है कि कानपुर जाने वाली बस खाई में गिर जाएगी। वो डर जाती है क्योंकि उसकी सास कानपुर वाली बस से ही जाने वाली थी। वो भागते हुए हॉल में जाती है, लेकिन तब तक उसका पति अपनी माँ को लेकर निकल चुका था और नेहा अपने पति को कॉल करती है। आप कहाँ हो? जल्दी से घर वापस आ जाइए। मैं माँ को लेकर बस स्टॉप आ गया हूँ, उन्हें छोड़कर आता हूँ। नहीं, आप माँ जी को लेकर घर वापस आइए। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। आपको मेरी कसम है, माँ जी को बस में मत बिठाना। क्या हुआ तुम्हें? तुमने माँ को आधे रास्ते से वापस लाने के लिए क्यों कहा था? अगर आज आप माँ जी को उस बस में बिठा देते तो माँ जी कभी वापस नहीं आती, वो मर जाती। ये तू क्या बकवास कर रही है? ये बोल के तो चाहती ही नहीं थी कि मैं जाऊं। तेरे पति के पैसे खर्च हो रहे थे, इसीलिए ना। आपको जो समझना है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक जादुई किताब है जिसमें आगे क्या होने वाला है पता चल जाता है। मैं जानकर माँ जी की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकती ना। उस टाइम सभी नेहा की बात को झुठलाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सुबह जब न्यूज में कानपुर जाने वाली बस को खाई में गिरने की खबर सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और नेहा की सास उसके पास आकर उससे माफी मांगती है और अपनी बहू बेटी को दिल से अपना भी लेती है। और इस तरह से नेहा अपनी जादुई किताब के जरिए अपने परिवार को एकजुट करने में कामयाब हो जाती है। सरला और विमला दोनों ही हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे होते हैं। विमला अपनी पड़ोसन कांता की चुगली सरला से कर रही होती है। अरे सरला, तुझे पता है आजकल तो कांता के तेवर ही बदल गए हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो उसके तेवर ही बदल गए? बेटे की सरकारी नौकरी लग गई क्या? बताओ, उस जुआरी की नौकरी लग गई और हमारे बच्चे जिंदगी भर 15,000 कमाते रह जाएंगे। कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। अरे सरला, तो पूरी बात तो सुन ले। बिना बात बच्चों को कोस रही है, बल्कि मैं तो कांता के जन्मदिन की बात कर रही थी। अभी ही मुझे सुनाकर कह रही थी उसके जन्मदिन पर तो उसके बेटे ने सोने की चैन दी है और बेटी ने अंगूठी, वो भी सोने की। क्या बात कर रही है? अरे बेटा भी तो उसका अच्छा खासा कमाता है। हाँ, कमाता तो है, लेकिन इस उम्र में भी जवानी चढ़ रही है। ये तो देखना, बुढ़ापे में जन्मदिन मनाने चली है। अरे विमला, ये बुढ़ापे में चली जन्मदिन मनाने से तेरा क्या मतलब है? तू जानती है ना, इस उम्र में मैं अब भी अपना जन्मदिन मनाती हूँ। अरे सरला, मैं तो भूल ही गई थी। कब है तेरा जन्मदिन? पिछले साल तो तेरे बेटे ने सोने की बालियां दी थी, इस बार क्या दे रहा है? पता नहीं क्या देगा, लेकिन जो भी देगा मुझे तो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है अपने जन्मदिन का। हाँ हाँ, मुझे भी अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि माँ जी और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता है। अरे दादा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे हाँ, अब याद आया, गिफ्ट के चक्कर में मैं पिछली बार तुम सास बहू में झगड़ा हुआ था तो तेरे बेटे ने महंगा गिफ्ट दिया था तुझे और बहू को सस्ता वाला। चल चाय पी ले, आग में घी डालने का काम मत कर।
पूजा जब विमला के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब पूजा सोचने लगती है कि आखिर उसका पति इस बार जन्मदिन पर अपनी माँ को महंगा गिफ्ट देगा या फिर उसे। देर शाम जब सरला का बेटा संकेत घर आता है तो पूजा अपने पति से बड़े प्यार से पूछती है, अब आगे ऑफिस से सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रही हो? कोई रोमांटिक मूवी देखी है क्या जो इतना प्यार आ रहा है? अरे तुम कहना क्या चाहते हो कि बिना रोमांटिक मूवी देखे मुझ में प्यार और मोहब्बत है ही नहीं? नहीं, तुमसे तो बहुत प्यार है मुझे, लेकिन आज अचानक से देखा ना तो सोच में पड़ गया कि अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया, इसलिए पूछा। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्या दे रहे हो मुझे? अरे मैं तो भूल ही गया था कि पूजा और माँ दोनों का जन्मदिन आ रहा है। अब इन दोनों के लिए ना गिफ्ट लेना होगा, जो कि सबसे कठिन काम है। अरे किस सोच में डूब गए? बोल क्यों नहीं रहे हो आप कि मेरे लिए क्या प्लान कर रहे हो? वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीजें सरप्राइज होती है, तो सरप्राइज ही रही तो ज्यादा अच्छा है। अब तुम्हें जन्मदिन वाले दिन पता चलेगा कि क्या देने वाला हूँ मैं तुम्हें। चलो अभी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खाना तैयार है, बस मैं अभी लगाती हूँ। संकेत को अब तक तो याद भी नहीं था कि उसकी पत्नी और माँ का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तब वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी माँ को दे तो क्या दे। मैंने इन दोनों को पिछली बार जो कुछ भी गिफ्ट दिया था, अरे माँ तो खुश हो गई थी, लेकिन ये तो मुझे ताने मार रही थी और वही ताने आज तक मारती है मुझे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि माँ और पूजा दोनों को ना अच्छा लगे। क्या बात है, अकेले बैठे क्या सोच रहा है? कोई बात है क्या? इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गया। आओ आप भी बैठो। मैं तो सारा दिन बैठी रहती हूँ और काम ही क्या है। वैसे माँ, आपका और पूजा का जन्मदिन आ रहा है, तो इस बार भी कुछ चाहिए क्या आपको? तो बता दीजिए। क्यों? तू अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है, अपनी माँ को नहीं। और तो और तू मुझसे ये भी पूछ रहा है कि कुछ चाहिए क्या? माँ, मैंने पूजा को भी कहा है कि जो दूंगा उसमें वो खुश हो जाएगी। पिछली बार का तो आपको याद है ना, आप दोनों एक गिफ्ट के चक्कर में झगड़ा करने लग गई थी। देख, तेरा जो भी मन करे वो दे दे या मत ही दे। और गिफ्ट पूछ कर दिया जाता है क्या? संकेत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और पत्नी को जन्मदिन पर क्या दे। अब बेचारा यही सोचता हुआ अगली सुबह ऑफिस जाता है। इधर पूजा काम करते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको पता है, इन्होंने कहा है कि वो मेरे जन्मदिन पर कुछ महंगा गिफ्ट देने वाले हैं। महंगा गिफ्ट? लेकिन वो तो मुझे कह रहा था कि ना वो तुझे कुछ देगा और ना ही मुझे कुछ देने वाला है। यानी कि वो अपनी माँ और पत्नी के जन्मदिन पर सिर्फ अपनी पत्नी को ही गिफ्ट देने वाला है। हो सकता है माँ जी, वैसे भी अब आपकी उम्र हो चुकी है तो क्या ही गिफ्ट लेंगे आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी अगर उम्र हो गई है तो अगले साल तक तू भी एक बच्चे की माँ बन जाएगी। हाँ तो भी वो मेरे लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलेंगे। वैसे माँ जी अब तो मुझे और भी ज्यादा जन्मदिन का इंतजार है अपने। दोनों ही सास बहू अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ भी जाता है जिस दिन दोनों का जन्मदिन था। सरला को उसकी पड़ोसन विमला बधाई देने उसके घर पहुंचती है। अरे सरला गले लग जा, अब तो तू 60 बरस की हो गई है। चल कुछ दिन बाद तो तेरी उम्र भी हो जाएगी। वैसे मैं तुझसे छोटी हूँ। चुप कर, अगले महीने 60 की हो जाएगी और फिर भी तेरा इतराना नहीं गया। ये सब छोड़ और तू ये बता कि संकेत ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है, और बहू को भी। अभी तक तो कुछ नहीं दिया, मैं तो गिफ्ट का ही इंतजार कर रही हूँ। माँ जी देखिए, ये सोने की चैन उन्होंने मुझे दी है, कैसी लग रही है? भारी भी है बहुत। क्या कह रही बहू कि ये सोने की चेन तुझे संकेत ने दी है? हाँ हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो फोन करके पूछ लो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे कोई महंगा गिफ्ट मिलने वाला है। ये संकेत ने अच्छा नहीं किया, जब वो अपनी बीवी के लिए इतना महंगा गिफ्ट ला कर दे सकता है तो वो क्या मुझे कुछ नहीं दे सकता? आज मेरे बेटे ने मुझे ही पराया कर दिया। माँ जी ये तो आप अपने बेटे से पूछेगा, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ये रात के 12 बजे गिफ्ट करी थी। सरला को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके बेटे ने उसकी बहू को सोने की चेन गिफ्ट की है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं। अब सरला अपने बेटे को फोन करके कहती है, तो जब बहू के लिए इतना महंगा गिफ्ट ला सकता है तो क्या तू मेरे लिए कुछ नहीं ला सकता? हेलो माँ। अरे माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आवाज नहीं आ रही है, जब घर आऊंगा ना तब बात करता हूँ आपसे। अब सरला अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है
और पूजा पूरे घर में वो सोने की चेन पहने घूम रही होती है। सरला को ये सब देखकर बुरा भी लग रहा होता है। इधर रात के 8 बज जाते हैं पर संकेत घर नहीं आता और सरला को चिंता होने लगती है और वो अपने बेटे को फोन करती है तो संकेत का फोन नहीं लग रहा होता। इस लड़के का फोन बंद क्यों जा रहा है? कहाँ है ये? इतने फोन कर दिए ना फोन उठा रहा है, ना अब तक इसका कुछ अता पता है कि ये है कहाँ। ये क्या हुआ? आपको चोट कैसे आई? आप ठीक तो हो ना? संकेत तू ठीक है बेटा? ये सब क्या है और कहाँ था जो अब आया है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी एकदम ठीक हो चुका हूँ। लेकिन आज आप दोनों के झगड़े और गिफ्ट के कारण मेरी जान जाते जाते रह गई। नहीं चाहिए मुझे कुछ, सबसे अनमोल गिफ्ट तो तू है मेरा। मुझे माफ कर दे बेटे, मेरी वजह से आज तूने इतना कुछ झेला। मैं एक माँ होकर अपने बेटे की दिक्कत समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, ये चैन नकली है। बस मैंने आपको जलाने के लिए ये पहनी थी और कहा था कि मुझे ये इन्होंने दी है। देर से ही सही दोनों को समझ तो आता है कि जिस गिफ्ट के लिए दोनों लड़ रहे थे उस गिफ्ट के लिए संकेत की जान जोखिम में आई थी। वो सरला और पूजा को कितना महंगा पड़ता, लेकिन देर से ही सही दोनों अपनी गलती मान जाते हैं। चंदा अपने पिता सुंदर के साथ रहा करती थी। चंदा का पिता सुंदर पूरे दिन नशे में धुत रहता था। उससे अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं था और जब से सुंदर की पत्नी का देहांत हुआ था तब से तो सुंदर और भी ज्यादा नशे की हालत में रहता था। अरे विमला काकी, आओ आओ, और घर का काम काज हो गया? अरे हाँ हो गया चंदा। और तेरा बेवड़ा बाप कहाँ है? कल कीचड़ में पड़ा था जब मैं शाम को बाजार से आ रही थी। ये कभी नहीं सुधरने वाला। पहले जब सीता थी तब भी ये पीता था और अब तो ये हद से ज्यादा पीने लगा है। अरे काकी, उनकी तो बात ही मत करो। अब तो वो माँ की तरह मुझ पर भी हाथ उठाने लगे हैं। मैं जो भी फूल माला बेच कर लाती हूँ ना, उन पैसों को वो छीन कर उसकी दारू खरीद कर पी जाते हैं। सुना था रात में तेरे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं तो कहती हूँ कि तू अपने ननिहाल चली जा चंदा बेटा, इस राक्षस से छुटकारा मिल जाएगा तुझे। नहीं काकी, मैं उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बल्कि आप तो जानती हो कि माँ जब भी नानी के घर जाती है तो वो वहाँ जाकर भी कितना ड्रामा करते थे। ये भी तू सही कह रही है। चल कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रख। मैं बस तुझे ही देखने चली आई थी। विमला के जाते ही चंदा का पिता नशे में घर आता है और चंदा से कहता है, चंदा, अयो चंदा, मुझे पैसे दे, मुझे पीनी है। तुझसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? शाम में तो आपने सारे पैसे ले लिए थे। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है जो मैं आपको दूं। हर वक्त आपको पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अरे कहीं से भी लेके आ और मुझे पैसे दे। और तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है आजकल। अपने बाप से जुबान लड़ाएगी? तेरे को तो अभी सबक सिखाता हूँ। बाप से जुबान लड़ाएगी, बाप से। इतना बोलकर सुंदर अपनी बेटी को मारने लगता है और चंदा अपने पिता से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही होती है। लेकिन नशे में धुत सुंदर चंदा को डंडे से लगातार वार कर रहा होता है और चंदा जब बेहोश हो जाती है तब वो वहाँ से चला जाता है। अपने बाप से जुबान लड़ा रही थी ना, आइंदा से लड़ा मत दियो, वरना ऐसा अंजाम करूंगा कि कोई भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। माँ बोल नहीं, मुझे अब नहीं जीना है माँ। मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी मुझे रोज मारते हैं, रोज पीटते हैं। इतना बोलने के बाद ही चंदा घर से अपनी माँ की फोटो लिए निकल जाती है और जंगल के रास्ते होते हुए वो जा ही रही होती है। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। तभी चंदा के कंधे पर किसी का हाथ आता है और चंदा घबराते हुए उठ जाती है। कौन है? कौन है जी? आप कौन और क्या चाहिए आपको? अरे बेटी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे आगे गांव जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगी? अगर मैं गांव की तरफ दोबारा गई तो मेरा नशेड़ी बाप मुझे फिर से मारेगा पीटेगा और मेरी जिंदगी फिर से नरक बन जाएगी। लेकिन मुझे इन अम्मा की मदद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन चंदा को तो उस बूढ़ी औरत की मदद करनी ही थी, तो चंदा अब भी अपने गांव की तरफ उस बूढ़ी औरत को लेकर आ जाती है। और जब गांव के पास दोनों पहुंचते हैं
तो बुढ़िया चंदा से कहती है, बिटिया बस यहीं तक ही आना था। अब मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है जिसे देकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। बस ये मयूर जग है मेरे पास। सच्ची अम्मा, मुझे इसकी क्या ही जरूरत है, आप इसे रखिए। ये कोई साधारण मयूर जग नहीं है बिटिया, बल्कि ये तो बड़े काम की चीज है। बुढ़िया भी वो चंदा को मयूर जग थमाकर आगे चली जाती है। शाम का समय बीत चुका था और चंदा फिर से जंगल की तरफ जा नहीं सकती थी, तो वो अब अपने घर जाने का फैसला करती है। जब चंदा अपने हाथ में माँ की फोटो के साथ वो मयूर जग लेकर घर आती है, तो वो देखती है कि उसका पिता सोया हुआ है और घर का सामान इधर उधर फैला हुआ है। लेकिन चंदा अपनी माँ की फोटो को एक तरफ टांग देती है और मयूर जग को एक टेबल पर रख देती है, और वो भी घर का बिखरा हुआ सामान ठीक करने में लग जाती है। चंदा, अरे ओ चंदा, अरे कहाँ है तू? अरे मरा गई क्या? कल शाम को तू घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी? बता, चल बता, किसके साथ थी तू? अच्छा ये सब छोड़, अभी पहले पैसे दे, मुझे पीना है, मुझे बहुत जोर की तलब आई है। ला पैसे ला। बस यही है मेरे पास अभी, और पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? सुंदर चंदा से वो पैसे छीनकर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब चंदा खाना बनाने जाती है तो उसे चाय की खुशबू आती है और वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चंदा, तू कल शाम को कहाँ चली गई थी? तेरे बाप ने घर के सामानों के साथ तहस नहस मचा दिया। हाँ, जब मैं घर आई थी तो सामान बिखरा पड़ा था काकी। अब क्या ही कर सकती हूँ इनका, आप तो जानती है ना। वैसे चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरे घर चाय बन रही है क्या? तो पिला दे, जब आ ही गई हूँ तो। चाय की खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या सोच रही है चंदा? ज्यादा नहीं बनाई है क्या चाय? चल छोड़, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। जैसे ही विमला जाने लगती है वैसे ही चंदा पास रखे मयूर जग को खोलकर देखती है, जो कि पूरा चाय से भरा हुआ था। अरे रुको ना विमला काकी, चाय बहुत है, आओ बैठो, मैं अभी लगाती हूँ चाय आपके लिए। अरे चाय तो बहुत अच्छी बनी है। वैसे इसमें तूने चाय बनाकर क्यों रखा है? कहीं फूल माला का काम छोड़कर ये तो नहीं करने लगी ना? हाँ हाँ काकी, मैं चाय बेचने जा रही थी, इसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। अरे तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? जहाँ मंदिर के सामने तू फूल माला की दुकान लगाती थी, अब वहाँ तू चाय की दुकान लगा ली हो। चंदा भी विमला की कही बातों पर मंदिर के बाहर जाती है और उस जादुई मयूर जग को रख देती है। सामने कई सारे गिलास लगा देती है और लोगों को भी चंदा की चाय बहुत पसंद आती है। अब देर शाम तक चंदा की अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। अब वो उस मयूर जग को लिए घर आ जाती है। मुझे अब तक इतना तो समझ आ ही गया है कि ये मयूर जग जादुई है, तभी वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि ये बड़े काम की चीज है। किससे बात कर रही थी तू? और आज सुना है मैंने लोगों से कि तू मंदिर के बाहर चाय बेच रही थी। नया काम शुरू किया है तूने, बता क्यों चाय बेचने गई थी? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा घर, और आपको तो रोज पैसे चाहिए होते हैं। वो क्या मैं पेड़ से तोड़कर लाती हूँ आपके लिए? फिर तू अपने बाप से जुबान लड़ा रही है। तू अपने बाप से जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अब जैसे ही सुंदर चंदा को मारने के लिए हाथ उठाता है, टेबल पर रखा मयूर जग गिर जाता है और मयूर जग की चाय सुंदर के पैरों पर गिर जाती है और उसका पैर जल जाता है। हालांकि इस बुरे वक्त में भी सुंदर का साथ उसके आस पड़ोस वाले और उसकी अपनी बेटी ही देती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन बहुत गलत किया तेरे साथ। तुझे मारता था, पीटता था, तेरे पैसे छीनता था, तुझे धमकाता था, तुझसे जबरदस्ती काम करवाया मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपने बाप को। आइंदा से अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने तो आपको कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने देर से ही सही लेकिन सुंदर को अकल दी।
अब चंदा समझ चुकी थी कि उस जादुई मयूर जग ने जानबूझकर सुंदर का पैर जला दिया। चंदा और सुंदर जो ठीक होने के बाद चाय की एक अच्छी सी दुकान खोल लेते हैं और चाय बेचने का काम करने लगते हैं। कृति एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। जितनी वो सुंदर थी उससे कई ज्यादा सुंदर उसकी आंखें थी, जिसे जो भी देखता था एक बार के लिए उसकी नजरें कृति के आंखों पर ही टिक जाती थी। एक दिन वो तैयार होकर अपनी माँ मानसी के साथ एक पार्टी में जाती है और अपनी माँ को आंखों से इशारा करते हुए कहती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। हम पार्टी में लोगों को देखने आए हैं क्या? कीर्ति, तू ये बात बिना इशारे के भी बता सकती है। लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम लोग खड़े होकर उनकी बुराई कर रहे हैं। तुझे जो बोलना है तू नॉर्मल तरीके से बोल। आप हमेशा मेरी आंखों के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? पहले के सभी लड़के मुझे नैनो से बाण जलाने वाली के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मेरी नजरें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो कहते हैं कि तुम बस एक बार नजर उठाकर किसी को देख लो, उसके बाद तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? तुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी बोलने की? तुझे जो बोलना है वो क्या तेरी आंखों में लिखा हुआ है जो वो तेरी आंखें देखकर पढ़ लेंगे? तुझे शर्म नहीं आती अपने माँ से ऐसे बात करते हुए? माँ आपसे क्या शर्माना, आप तो मेरी माँ और दोस्त दोनों ही हो, और मैं आपसे हर तरह की बातें शेयर कर सकती हूँ। कृति और मानसी आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विनीता वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कृति अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगती है, क्योंकि कृति की विनीता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तभी विनीता कृति को घूरते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ कीर्ति बेटी, तू अपने ये नैनो से बाण मुझ पे क्यों चला रही है? चलाना है तो किसी लड़के पर चलाओ ताकि तुम्हारा कुछ फायदा हो। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुझे यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं विनीता बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो अचानक आपको यहाँ देखकर हैरान हो गई, क्योंकि आपने तो आने से मना कर दिया था ना। हाँ, वो उस टाइम कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर जानकी बहन बहुत फोन करने लगी, आने के लिए तो आना पड़ा। बस कर बेटी, अब अपनी आंखें हटा ले मुझसे। क्या करूँ आंटी जी, पूरी पार्टी में एक आप ही हैं जिस पर मेरी नजर अटकी हुई है, क्योंकि आप मुझे बहुत सुंदर जो लग रही हैं। मैं अपने नैनो की बाण आप पर ही जला रही हूँ। हे भगवान, ये दोनों कहीं फिर से न लड़ जाएं। बिना बात के पूरी पार्टी में हमारा तमाशा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम दोनों बात ही करती रहोगी या कुछ खाओगी भी? कीर्ति, तुझे भूख नहीं लगी है क्या? चल ना, हम दोनों खाते हैं। मानसी इतना कहकर कृति का हाथ पकड़कर खाने की स्टॉल पर लेके चली जाती है और खाने में लगा देती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन वो अपनी फ्रेंड खुशबू के साथ ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तभी एक लड़का उसे देखकर गाना गाता है, मेरी आंखों ने तेरी आंखों को जो देखा, तेरी आंखों ने चलाया बाण रे, मेरे निकल न जाए कहीं प्राण रे। कीर्ति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का तेरी आंख को देखकर ही गाना गा रहा है? लग नहीं रहा, ये सच में मुझे ही देखकर गा रहा है। अगर इसने एक बार और ये गाना गाया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, और इस धोबी घाट पर धुलने वाले कपड़े की तरह ना मैं इसे धो दूंगी। मैं बस इसलिए चुकूं क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बाहर बहस करने से मना किया है, वरना अब तक तो मैं इसका मुंह तोड़ चुकी होती। शांत हो जा, गाने दे से, तू उसकी तरफ देख ही मत, अपने आप ही कुछ देर बाद चुप हो जाएगा। और अगर उसे लगेगा कि तुझे गुस्सा आ रहा है, तू चिढ़ रही है, तो वो और परेशान करेगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा अभी तक। खुशबू कृति को समझा ही रही होती है कि तभी वो लड़का फिर से कृति की तरफ देखकर गाना गाता है, तेरे नाना बड़े है, खूनी लगते हैं, कहीं मार ना दे आप उनको, मार ही डालेंगे तेरे नैना तो, इसी अदा पे तो हम मरते हैं जी, हंस के रोने लगते हैं जी। उस लड़के को दोबारा से गाते हुए देखकर कृति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो खुशबू से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है, बहुत देर से तुझे देख रही हूँ मैं, लड़कियों को देखकर बहुत गाना गाने का शौक लग रहा है ना तुझे? अब मैं तुझे बताती हूँ कि लड़कियों को देखकर गाना गाने का नतीजा क्या होता है। कृति इतना कहकर अपनी चप्पल उतारकर उस लड़के के अच्छे से धुलाई करती है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और कृति उन्हें सारी बातें बता देती है, जिस पर पुलिस उसे पकड़कर लेकर चली जाती है। इसके बाद कृति का मूड खराब हो जाता है
और वो ऑफिस जाने की जगह घर वापस चली जाती है। समय बीतता है और उसकी शादी एक महेश नाम के लड़के के साथ हो जाती है। महेश कृति को बहुत प्यार करता था और कृति भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। एक दिन वो अपनी आँखों में काजल लगा रही थी, तभी महेश वहाँ आता है और उसे देखकर गाना गाता है। नैनों ने बांधी ऐसी डोर, खींचा चला आया तेरी ओर। लगता है आप भूल गए हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब एक लड़के ने मुझे देखकर गाना गाया था तो मैंने उसका क्या हाल किया था, और आप भी वही गलती कर रहे हैं। मैडम, वो तो आपको छेड़ने के लिए गाना गा रहा था, और वैसे भी आपने जो किया अच्छा ही किया, लेकिन मैं तो आपकी तारीफ में गा रहा हूँ, तो भला आप मेरे साथ ऐसा क्यों ही करेंगी? अब अगर आप अपने नैनों से सबके ऊपर इस तरह बाण चलाओगी तो लोग क्या ही करेंगे, और मेरा तो तुम पर हक बनता है। वैसे आज आप इतनी सुबह सुबह इतनी तारीफ किस लिए, जान सकती हूँ मैं। और आप तो ऑफिस जाने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो माँ ने मना कर दिया, बोला कि हम दोनों को साथ में हमारे कुलदेवी के मंदिर जाना है, इसलिए मैं नहीं गया। और जब यहाँ आया तो तुम्हारे नैनों में खो गया। एक तो वैसे ही इतनी सुंदर और ऊपर से नजरों से तीर चला रही हो, अब भला हम जाए तो जाए कहाँ? अगर आपकी मक्खनबाजी पूरी हो गई हो तो अब नीचे चले, माँ जी इंतजार कर रही होगी। अब जब तुम अपने इन कातिलाना निगाहों से देखकर इस तरह बोलोगी तो भला कौन ही मना कर पाएगा? मैं तो कब से इंतजार ही कर रहा हूँ। बस भी कीजिए, और कितनी तारीफ करेंगे, मैं आपकी ही हूँ, कहीं जाने नहीं वाली। मंदिर से लौट कर आ जाइए, उसके बाद जितनी मर्जी तारीफ करनी हो कर लेना। कृति इतना कहकर महेश का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर जाती है और थोड़ी देर बाद अपने पति और सास सरस्वती के साथ कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए निकल जाती है, जहां माता की चुनरी देते हुए उसकी नजर पंडित जी पर चली जाती है, जो कि उसे देख रहा होता है। तभी वो पंडित जी से कहती है, पंडित जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? अरे माफ करना बहू, मैं तुम्हें गलत नजर से नहीं देख रहा था, बल्कि तुम्हारी आंखों की चमक देख रहा था। ऐसी नजर वाली और ऐसी आंखों वाली लड़कियां बड़ी ही किस्मत वाली होती है बेटी। और कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो कीर्ति को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उसने आपसे ऐसा सवाल पूछा। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। महेश इतना कहकर कृति के हाथ से माता की चुन्नी लेकर पंडित को दे देता है और पूजा करके थोड़ी देर बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन महेश और सरस्वती हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन निर्मला वहाँ आती है, जिसकी नजर कृति पर थी, और वो हंसते हुए कहती है, सरस्वती, तेरी बहू तो अपने नैनों से ही बाण चलाती है, जिसको एक बार नजर उठाकर देख ले उसकी सांसें तो वहीं थम जाए, इतनी कातिल है इसकी निगाहें। तू क्या आते ही मेरी बहू की आंखों के पीछे पड़ गई? अब उसकी आंखें इतनी सुंदर है तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं हो रही है, मैं तो तेरी बहू की आंखों की तारीफ कर रही थी। अब समझ में आया कि मोहल्ले के लड़कों की भीड़ तेरे घर के आगे क्यों लगी रहती है, क्योंकि तेरी बहू किसी से बोले ना बोले, लेकिन सभी को अपने नैनों से बाण से ही घायल कर देती है। जरा नजर रख अपनी बहू पर, पता चले किसी और से नैन में टक्कर कर ले। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर कृति को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर सरस्वती कहती है, बहू, जिस दिन तू लोगों की बात पर ध्यान देना और उन पर चिढ़ना छोड़ देगी, उस दिन लोग तुझे चिढ़ाना भी छोड़ देंगे। इसीलिए तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि जितना तू उनकी बातों पर ध्यान देगी उतना ही परेशान होगी। अपनी सास की बात कृति के समझ में तो आ जाता है और वो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देती है, जिसके बाद लोग भी उसे नैनों के बाण चलाने वाली का ताना मारना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।